अब भाई हम बात करते हैं, यहां अपने पास में पहला ग्रुप मैंने किसको लिया, राइबोसोम को लिया। कौन है, राइबोसोम, दैट इज ए पार्ट ऑफ सेल ऑर्गन। क्या है, सेल ऑर्गन। बट राइबोसोम के अंदर आपको बेटा जो एक चीज है वो ध्यान क्या रखनी है, वो इतनी ही रखना है, राइबोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए में। किसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए में। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ये बेटा जी क्या करता है, मेनली आपके जो राइबोसोम है, राइबोसोम किसको, एमिनो एसिड, आपके एमिनो एसिड के द्वारा किसका सिक्रेट करेगा, प्रोटीनों को। आपके प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए कौन होगा, राइबोसोम। इतना जरूर याद रखना। फिर जो आपका राइबोसोम है, राइबोसोम एक प्रकार से किस प्रकार का होता है, इसके दो यूनिट होते हैं, एक तो 70S और एक कौन सा होता है, 80S। एक तो 70S प्रकार का होता है और एक कौन सा प्रकार का होता है, 80S प्रकार का। जहां मैं 70S की बात करूं तो 70S बनेगा किससे, आपके यहां लिखा हुआ मिलेगा 50S प्लस आपके 30, 50S प्लस 30, ये इनकी स्मॉल यूनिट है, ये इसकी लार्ज यूनिट है, इनसे ये बड़ा होता। और 80 के अंदर भी आपके यही आपके फंक्शन होगा कि ये चेंज होते जाएंगे। यदि याद रखो तो ठीक है, नहीं तो एक आप इसकी एक सीक्वेंस आप अपने अंदर थोड़ा सा इसको याद कर लेना, 70S। फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जहां थोड़ा सा मैं आरएनए की बात है ये, तो हम आरएनए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमने प्रकार तो इसके सॉरी डिस्क्रिप्शन तो कर ली, तो आरएनए के टाइप, आरएनए के प्रकार, यानी कि आरएनए के टाइप। पहला होता है एमआरएनए, कौन होगा, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है कौन सा, टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तीसरा होता है आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोम आरएनए, रूपांतरित आरएनए और संदेशवाहक आरएनए, ये किसके भाग होते हैं, आपके आरएनए। आरएनए क्यों बोल रहे हैं, आरएनए में राइबोसोम होता है। राइबोसोम किसका कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ये चीज आपको सारी इसमें मिली हो, ये प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। बहुत सारे राइबोसोम मिलकर एक संदेशवाहक एमआरएनए का निर्माण करते हैं। हमेशा याद रखना, मल्टी टाइप ऑफ राइबोसोम मैन्युफैक्चर दी एमआरएनएज, किसका निर्माण करेंगे, एमआरएनएज का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा आपके ये इसका फंक्शन के रूप में कार्य करता है प्रोटीनों के संश्लेषण के। अब इसके अलावा एक पिंडक भी पाया जाता है, यानी प्रोटीनों के लिए एक आपके छोटा सा पिंड या छोटा सा और आपके अपार्टमेंट होता है जो भी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट, अब ये आप इसको थोड़ा सा देख लेना भाई, सेल के डायग्राम। और इससे पहले मैं लास्ट में आपकी सेल को एक अलग डायग्राम से हम देखेंगे। ये नॉर्मल सेल है किसकी, प्लांट सेल, और ये कौन सी है, एनिमल सेल। अब यहाँ सारा फंक्शन इसमें डाला हुआ है कि कौन सी प्लांट सेल है, कौन से ऑर्गन कहाँ रहते हैं, कौन सा ऑर्गन आपके कहाँ पर मिलेगा। ये दोनों डायग्राम आपको जरूर याद रखना है। हम नॉर्मल सेल का बाद में, एक नॉर्मल सेल है जिसका भी हम डिस्कशन आफ्टर देन यूनिट, जब अपना यूनिट पूरा हो जाएगा उसमें हम कंप्लीट अलग से इसका स्ट्रक्चर बना के डिस्कस करेंगे। फिर अपने पास में पहला इसका ऑर्गन आता है कौन सा, सेल वॉल, जिसको मैं किस नाम से जानता हूं, कोशिका भित्ति। अब इसके बारे में कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा है कोशिका। कोई भी कोशिका, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, उसके बाहर की ओर पाए जाने वाले दंड और कठोर संरचना को कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कि सेल के बाहर की ओर जो फंक्शन होता है या जो हार्डेस्ट पोर्शन होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गन्स रहते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। और ये कैसे कोशिका भित्ति हमेशा स्ट्रॉन्ग होगी और हार्ड होती है। कोशिका भित्ति रक्षी आवरण का मतलब सेफ्टी या फिर प्रोटेक्शन का कार्य करती है, जो संक्रमण एवं बाह्य आघातों से भी बचाती है। कहने का मतलब किसी प्रकार की इंजरी नहीं होने देती है। किनको, सेल ऑर्गन को, इंटरनल सेल ऑर्गन जितने भी होंगे उनको इंजरी से बचाती है। ये भित्ति कोशिका के अंगों के साथ भी
अपना संपर्क बनाए रखती है। कहने का मतलब हो गया, थोड़ा सा मैं बैक आता हूं कि जितने भी ये इंटरनल ऑर्गन है, चाहे ये न्यूक्लियस हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे जितने भी फंक्शन है, इन सब से ये जुड़ी हुई रहती है। यानी कि इसका संबंध सबके साथ में अंदर की ओर होता है। कहने का मतलब हो गया भाई, सेल वॉल है, सेल वॉल आउटर एटमॉस्फेयर से भी कनेक्टेड रहती है और इंटरनल ऑर्गन से भी क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। अब उसके बाद में सेल टाइप अलग अलग हो सकते हैं कि भाई एल्गीज की सेल वॉल किसकी हो सकती है, सेल्यूलोज की। पौधों में भी ये सेल्यूलोज की बनी होती है या हेमीसेल्यूलोज की होगी, या फिर पेक्टिन या प्रोटीन की हो सकती है। कहने का मतलब इतना ही ध्यान रखना कि भाई यदि प्लांट है तो प्लांट की जो सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल या तो सेल्यूलोज की होगी, किसकी होगी आपके पास में, या तो वो सेल्यूलोज, और या किसकी होने वाली है, हेमीसेल्यूलोज। और यदि एनिमल है तो एनिमल के अंदर किसकी होगी, काइटिन की होगी। किसकी होगी आपके पास में, आपके काइटिन की होगी। और यदि आपके पास में किसी प्रकार की आरएनए के फंक्शन है तो उनके अंदर आपके किसकी होगी, प्रोटीएज की हो सकती है या पेक्टिन की बनी हो सकती है। ये तो एक नॉर्मल चीज है सेल वॉल के अंदर, याद रखना। वापस में बेटा सेल वॉल रिपीट करवा देता हूं। आपके प्रोटेक्शन का कार्य करती है, बाहर की ओर होती है, हार्डेस्ट पोर्शन होता है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, बाहर से भी कनेक्टेड रहती है, इंटरनल ऑर्गन से भी कनेक्टेड रहती है। प्लांट के अंदर सेल्यूलोज की हो सकती है, हेमीसेल्यूलोज की हो सकती है, और आपके एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर किसकी हो सकती है, काइटिन की हो सकती है। अदरवाइज ह्यूमन के दूसरे एनिमल्स है उनके अंदर, कईयों के अंदर तो ये हो भी सकती है और नहीं भी, और जिनके अंदर होगी तो ये किसकी बनी होती है, काइटिन। ओके बेटा जी, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं किसको, कोशिका झिल्ली। किसको पढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आपके सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज है कि भाई सेल वॉल, वैसे डायग्राम आगे है, हम डायग्राम से ही समझा देते हैं कि कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड्स और प्रोटीन, ये वर्ड जरूर याद रखना। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लिपिड, फास्फोलिपिड। लिपिड कौन है, फास्फोलिपिड, और प्रोटीन। दो लेयर होंगे, एक तो फास्फोलिपिड जो अंदर की ओर रहेगी, बाहर वाला भाग कौन सा कहलाएगा, प्रोटीन। ये लिपिड आपके किसके बने होते हैं, फास्फोलिपिड्स। लिपिड्स दो भागों में विभाजित रहता है, प्रथम भाग ऊपर की ओर कहलाता है एवं द्वितीय भाग नीचे की ओर। कहने का मतलब एक लिपिड्स का ऊपर की ओर, जैसे मान लो कि ये लिपिड्स है तो एक भाग इसके ऊपर की ओर होगा और एक भाग कहां पर होगा, नीचे की ओर होगा। मनुष्य शरीर में रुधिर झिल्ली में आपके 52, 42 और आपके 40 लिक्विड पाए जाते हैं। कहने का मतलब हो गया मनुष्य के रुधिर की जो कोशिका झिल्ली होगी उसमें 52 आपके क्या होंगे, प्रोटीन, और 40 लिपिड के। लिपिड भी है तो हमने क्या बोला भाई, प्रोटीन की है। कौन है, जो ये सेलोल से आपके कोशिका झिल्ली है किसकी है, या तो लिपिड है या किसकी है, प्रोटीन की बनी होती है, या फिर दोनों के इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ 50 आपकी 52 तो क्या है, प्रोटीन, और 40% आपके पास में क्या, लिपिड यानी कि फास्फोलिपिड्स। अधिकतर प्रोटीन के बाहर की ओर स्तर रहते हैं, प्रोटीन हमेशा कहां पर जाएंगे, बाहर। अब देखो एक साइंटिस्ट हुए थे सिंगर एवं निकोलसन। कौन थे, सिंगर और निकोलसन ने इस झिल्ली की कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई झिल्ली किस प्रकार की होती है। इन्होंने भी वही बोला कि भाई पहली परत है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, दूसरी परत किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की। कोशिका झिल्ली सरल पदार्थ के रूप में बांधी करती है, बिल्कुल स्मूथ होगी कहां पर, अंदर की ओर होगी, और बिल्कुल कैसे होगी, स्मूथ होगी। जैसे कि अपने अभी डिस्कस किया कि भाई ये एक प्रकार की सेल वॉल है, और इस सेल वॉल के अंदर वाला जो पार्ट है बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल पतला होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, आपकी ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन, या जिसको मैं बोलता हूं कोशिका झिल्ली। कौन है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, जो कोशिका भित्ति के अंदर की ओर रहती है, स्मूथ होती है, दो परतों की होगी, प्रोटीन की, लिपिड्स की। ये पहले ही तैयार हो चुका, परंतु फिर दो साइंटिस्ट आए थे, कौर सिंह आपके, एक तो सिंगर आया था, दूसरा कौन से आए थे, निकोलसन। दोनों ने यही कॉन्सेप्ट दिया कि भाई एक परत प्रोटीन की बनी होती है और सेकंड परत किसकी बनी होगी, आपके लिपिड की बनी होती है।
अब फिर आगे इन्होंने कंसेप्ट दिया कि भाई ये इसका फंक्शन है। देखो फंक्शन के अंदर भी हम बाद में जाएंगे। अब कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर 3 प्रकार के कार्य करती है। 3 प्रकार का कार्य मतलब कहने का, हम भित्ति के अंदर आ रहे हैं वापस, ये भित्ति है तो बाहर और अंदर 2 चीजों का अभिगमन करती है, CO2 व ऑक्सीजन। बाहर से अंदर CO2 को ला जाना, सॉरी CO2 और O2, जब जिसको जरूरत होगी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन दी जाएगी, जब जिसको जरूरत होगी CO2 को CO2 उसको दी जाएगी। यानी कि CO2 का परिवहन का कार्य करती है और ऑक्सीजन के परिवहन का, यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन में CO2 के निष्कासन, यदि सेल को CO2 को निकालना है तो वहां से निकाल देगी, ऑक्सीजन को ग्रहण करना तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर देगी। उसके बाद में पराशरण और विसरण। पराशरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से किसकी ओर जाना? निम्न सांद्रता। उच्च सांद्रता का मतलब हो गया मेरे पास में बेटा बहुत सारा जल भरा हुआ है और यदि ये जल या वाटर थोड़े से सरफेस के अंदर जा रहा, भाई यहाँ जल है परंतु यहां का कोई फंक्शन उच्च सांद्रता से किसकी ओर आ रहा? निम्न सांद्रता की ओर आ रहा, तो हम उसको बोलेंगे क्या? विसरण। और पराशरण का मतलब हो गया निम्न सांद्रता से कहां की ओर जाना? उच्च सांद्रता की ओर आना, क्या कहलाता? विसरण। और इस कार्य को भी संपन्न, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, आगे चीज समझ, बॉडी अपनी बहुत बड़ी है, यदि किसी प्रकार के ऑर्गन से कौन निकल रहा है, कोई फंक्शन निकल रहा है बाहर, तो वो कहां पर जाएगा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता। मैं बात कर लूं CO2 की, जैसे अपने पास में CO2 है, ये CO2 किससे? न्यूक्लियस सॉरी कोशिका झिल्ली से निकल रहा, कहां पर जा रहा? दूसरे सेल ऑर्गन से, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परासरण। और यदि बाहर से, जैसे बाहर से कौन आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है, कहां पर? उस झिल्ली के अंदर, तो वो बड़े एरिया से छोटे एरिया के अंदर आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? विसरण। यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या कहलाता? परासरण। परिवहन से संबंधित कार्य भी करती है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, यानी ये पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य भी हो सकती है, परंतु ये ज्यादातर कैसी होगी? पारगम्य। का मतलब आर पार गुजरना, एक छोटा सा पर्दा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में अभी कुछ है नहीं, ये जैसे पर्दा है मेरे पास में, यहां से यदि कोई आर पार हो रहा है, इट मीन्स ये क्या? पारगम्य है। यदि थोड़ा सा जिना है, जिने का मतलब हो गया कि थोड़े से इसके अंदर होल है, तो वहां से आर पार थोड़ा बहुत हो रहा, ज्यादा नहीं हो रहा, तो उसको आप क्या बोलोगे? अर्धपारगम्य। परंतु यदि मैं यहां पर स्कोपी को डाल देता हूं, इट मीन्स यहां से कुछ आर पार नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या बोलोगे? अपारगम्य। तो ये फंक्शन हमेशा याद रखना, ये होता है पारगम्य। यदि ये अणु कोशिका की परतों से निकलने एवं किसी भी प्रकार की कोशिकाओं पर प्रभाव नहीं डालता है, तो कोशिका झिल्ली के निर्जीव की भांति व्यवहार करती है, उसे निष्क्रिय अणु कहते हैं। निष्क्रिय अणु का मतलब भी समझ में आया कि अपने पास में, थोड़ा सा इसको आगे लेके हम समझते हैं, यदि ये अणु अपने साथ किसी भी प्रकार के ATP अणु को परिवहन होते हुए कोशिका को ऊर्जा मिलती है, तो उसको सक्रिय अणु। लेट्स सी, सक्रिय और निष्क्रिय अणु क्या? कि भाई अपने पास में ये शुगर है, शर्करा है, ये आपके एटमॉस्फेयर के टच में है, यदि इनसे किसी प्रकार की ATP आ रही है, तो ये अणु कैसे हो गए? सक्रिय। यदि इनसे किसी प्रकार की ATP नहीं आ रही है, तो कैसे अणु हो गए? निष्क्रिय। ये बस इतना ही लॉजिक है, इसके अंदर और कुछ लॉजिक नहीं है। जो शुगर आपके बोलते हैं, उसके अंदर यदि किसी प्रकार की ATP बाहर से बनकर आ रही है, जैसे प्लांट सेल की बात करूं, फोटोसिंथेसिस से क्या बनती है? स्टॉर्च। वो स्टॉर्च यदि अंदर की आ रही है ATP के फंक्शन के रूप में, इट मींस वहां पर उसको हम बोलेंगे सक्रिय अणु। और निष्क्रिय अणु किसको बोलोगे? कि यदि यहां से कुछ नहीं बन रहा, वो अंदर आ रहे हैं, उसको आप क्या बोलोगे? निष्क्रिय। अब अपने पास में ये है इसका डायग्राम। मैंने क्या बोला बेटा? इसके 2 सिंगर, मैंने नहीं, सिंगर और निकोलसन ने बोला था कि 2 परत होती है। ये ऊपर की ओर जो आपको इस टाइप का ये फंक्शन दिख रहा है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं, ये प्रोटीन के बने हैं। ऊपर जो सैटेलाइट लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं शर्करा। और बीच के अंदर बेटा जो ये लाइन खींची हुई, इस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? लिपिड्स या फास्फोलिपिड्स। और यहाँ ये नीचे वाला भाग, पुच्ची भाग, जिसके अंदर कौन इकट्ठे हो जाते हैं? जो ATP के बाद अपशिष्ट यहाँ आते हैं, वो अपशिष्ट यहाँ आकर क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि अपशिष्ट थैलस या अपशिष्ट थैलियों के नाम से इसको जाना जाता है। दैट इज सेल मेम्ब्रेन। 2 ऑर्गन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अपने पास में आता है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस।
सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूक्लियस के अंदर मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक बाय बात करूं, रॉबर्ट ब्राउन। कौन है भाई? रॉबर्ट ब्राउन। ये जरूर याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन। अब ये रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? न्यूक्लियस को फाइंड करने वाले, और इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था या कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा था। अब यदि मैं केंद्रक की बात करूं तो ये है किसके अंदर? कोशिका के अंदर। जो बाहर की ओर फैला हुआ केंद्रक के, इसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। अब ये केंद्रक झिल्ली के अंदर जो धागे नुमा संरचना है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलोगे? क्रोमोसोम। जो इस टाइप से फंक्शन भरा हुआ रहता है उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा जी? आपके केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियस फ्लूइड। क्या बोलोगे? न्यूक्लियस फ्लूइड के नाम से जानते हो। अब यदि इसके अंदर मैंने बोल दिया कि छोटे छोटे और केंद्रक बन रहे हैं, उनको बोलोगे ये न्यूक्लियस, या जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलोगे उसको? केंद्रिका। ये न्यूक्लियस का फंक्शन होता है। केंद्रक के अंदर की ओर केंद्रिक के बारे में फ्लेमिंग ने बताया। देखो कहने का मतलब न्यूक्लियस की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्र के अंदर उपस्थित केंद्रक पदार्थों, पदार्थ कौन कौन से? क्रोमोसोम। पदार्थ कौन कौन सा? केंद्रिका। पदार्थ कौन सा? केंद्रक द्रव्य। इनके बारे में साइंटिस्ट कौन थे बताने वाले? फ्लेमिंग। केंद्रक एक गोलाकार वर्ताकार संरचना, बिल्कुल सिंपल है कि ये राउंडेड फिगर में होता है। उसके बाद में क्या? जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। यदि एनएम प्रेजेंट होगी दैट इज यूकैरियोटिक, और एनएम एब्सेंट होगी दैट इज प्रोकैरियोटिक, ये हमने डिस्कस कर लिया था। वे जिन कोशिकाओं का आपके जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिका के केंद्रकों से बना होगा उसे एक केंद्र की, कहने का मतलब जिसके अंदर जिन कोशिकाओं के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होगा उसको हम एक केंद्र की, जिनके अंदर बहुत सारे केंद्रक होंगे उनको हम बोलेंगे बहुकेंद्र की। अब ये केंद्र की स्ट्रक्चर है बेटा, बाहर वाली जो राउंड फिगर है उसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। क्या है? केंद्रक झिल्ली। अंदर की ओर ये क्या फैली हुई है? छोटे छोटे क्या बने हैं? केंद्रक। धागे नुमा संरचना क्या? क्रोमोसोम। और जो ये फ्लूइड फैला हुआ इसको हमने क्या बोल दिया? को आपके केंद्रक द्रव्य। क्लियर है? नेक्स्ट अब आता है जीव में पाए बहुकेंद्रकी हो गया। उसके बाद में केंद्र के अंदर छोटे छोटे आपके केंद्रक पाए जाते हैं, उनको हम केंद्रिका कहते हैं। आंतरिक धागेनुमा संरचना जिसको हमने क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जिस भाग के द्वारा आपस में जुड़ते हैं उसको हम, उस भाग को हम सैटेलाइट्स कहते हैं। किस नाम से जानेंगे? सैटेलाइट्स। जहां से जितने भी क्रोमोसोम आपस में जुड़े रहते हैं उनको हम सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। गुणसूत्र हमेशा दो भुजाओं का रहता है, एक ऊपरी भुजा और एक निचली भुजा। कहने का मतलब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हमें पता है इस टाइप की होती है, एक ऊपर की वाली भुजा और एक कौन सी हो जाएगी? नीचे वाली भुजा के रूप में। फिर क्रोमोसोम के टाइप, एक तो वायरल क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, और आपके कौन से? सेक्सुअल क्रोमोसोम। क्या होंगे? सेक्सुअल क्रोमोसोम और नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए इसको वैसे नॉन क्रोमोसोम हम नहीं बोल सकते, हम वायरल क्रोमोसोम का मतलब सिंपल चीज है कि वे क्रोमोसोम जो वायरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? वायरस के अंदर। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम क्या होते हैं कि वे क्रोमोसोम जो आपके किसके अंदर, जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, लाइक माइकोप्लाज्मा हो गया, लाइक पीपीएल हो गया, लाइक बैक्टीरियाज हो गया, उनके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद में यूकैरियोटिक, यानी कि जो आपके जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक। और यहां इसके अंदर एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, फंगल, ह्यूमंस, ये यूकैरियोटिक के अंदर आएंगे। फिर मैं बात करता हूं आपके लिंग और अलिंग। ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना। आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन में टोटल जो आपके कौन टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। उसमें से 44 हमेशा अलिंग होंगे। क्या होंगे? अलिंग, यानी कि जिसका सेक्स ऑर्गन निर्माण में कोई भी ऑथेंटिक रोल नहीं होगा, परंतु वो क्या बनाते हैं? सेक्स ऑर्गन की बॉडी जरूर बनाएंगे। और जो दूसरे हैं जिसको हम बोलते हैं लिंग, सेक्सुअल ऑर्गन या सेक्सुअल क्रोमोसोम, क्या है आपके? लिंग गुणसूत्र। अब ये 44 ये कौन से? इनको दो को XX और XY से बोला जाता है, यानी कि ये फीमेल क्रोमोसोम है और ये कौन सा आपके? मेल क्रोमोसोम है। कौन सा? ये XX फीमेल है, XY क्या? मेल क्रोमोसोम है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं?
कि हमने ये भी बोला कि भाई ये 23 के पेयर के रूप में होता है। जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास में 44 प्लस एक्स वाई है, क्या एक्स वाई, 44 क्या हो गए नॉन सेक्सुअल और ये कैसे हो गए सेक्सुअल। टोटल कितने हैं 44 प्लस एक्स वाई यानी कि 46, और ये 46 किसके हैं एक्स वाई, यानी कि आपके पास में किसके हो जाएंगे मेल के। सेकंड कंसेप्ट क्या है कि 44 प्लस आपके क्या है एक्स और एक्स नॉन सेक्सुअल सेक्सुअल टोटल मिलके कितने बनते हैं 46, और ये 46 किसके अंदर बनेंगे बेटा फीमेल के अंदर। किसके अंदर बनने वाले हैं फीमेल के अंदर बनने वाले। ये भी एक कंसेप्ट होता है। और उसके बाद में इनको अलग करोगे तो भी वही फंक्शन रहेगा कि 21 प्लस एक्स वाई 21 22 और 23 यानी कि इनका पेयर कितना होता है 23 पेयर के रूप में होते हैं, यानी कि एक जोड़ा बनता है। ये चीज इसके अंदर आपको लिखी हुई मिलेगी कि आपके न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम क्या होते हैं ये आपको मिल जाएगा। और ये आपके 3 ऑर्गन हो गए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और आपके कौन सी ये क्या हो गया क्रोमोसोम, सॉरी न्यूक्लियस यार, क्या हो गया न्यूक्लियस। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला पार्ट कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको भी इजीली से समझा जा सकता है। पूरी रामायण पढ़ने के बजाय मैं इसको एक इजी कंसेप्ट से समझाता हूं आपको कि बेटा मेरे पास में ये एक फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, या मैंने न्यूक्लियस को बना दिया, या मेरे पास में छोटे छोटे और न्यूक्लियस बन गए, और न्यूक्लियस के पास में ये न्यूक्लियस फ्लूइड बन गया। क्या बन गया न्यूक्लियस फ्लूइड है। अब ये जो न्यूक्लियस फ्लूइड है इसके अंदर की और इस टाइप का एक फंक्शन रहता है। ये राउंड फिगर आ रही है बार बार, ये लो ये राउंड फिगर आ रही है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला होती कैसी है ट्यूब के टाइप की। कैसी होगी इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्यूब के टाइप की। इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है आपके रफ RAUGH रफ, और दूसरा इसका होता है कौन सा स्मूथ। कौन सा होगा स्मूथ, कौन सा होगा स्मूथ टाइप का। अब इसको बोलते हैं खुरदरा और इसको बोलते हैं चिकना। अब देखो जो बाहर वाला भाग है बाहरी भाग ये हमेशा कैसा होगा खुरदरा, कैसा होगा खुरदरा, और जो ये अंदर वाला भाग है ये अंदर वाला भाग हमेशा स्मूथ होगा यानी कि चिकना होता है, यानी कि चिकना होगा। अब अपन ने बात की भाई ये करते कैसे काम, तो भाई जो खुरदरा अपार्टमेंट है या जो खुरदरा पार्ट है इसके अंदर आपके मौजूद होंगे कौन, ये किसको धारण करेगा खुरदरा भाग राइबोसोम को। किसको धारित करेगा आपके पास में राइबोसोम, किसको धारण करेगा राइबोसोम खुरदरा। अब ये राइबोसोम यहाँ किसको बनाएगा प्रोटीन को, किसको प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का सिक्रेशन करेगा। अब प्रोटीन का इसने संश्लेषण किया, अब ये प्रोटीन भेज कहां देगा चिकनी पर, कहां पर चिकनी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई कि यहाँ राइबोसोम किसका निर्माण करता है यहाँ खुरदरे पर किसका निर्माण होगा राइबोसोम का, और चिकना पार्ट इन राइबोसोम को किस में कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन के रूप में, और इन प्रोटीन को अंदर की ओर भेज दिया जाएगा जहां एक भाग मिलेगा जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। अब इसका क्या करना है क्या डिसाइड नहीं करना वो कौन करेगा गोल्जी बॉडी। जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नलिकाकार संरचना कौन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर होगी, 2 प्रकार की रफ टाइप की और स्मूथ टाइप की। ये इसकी स्ट्रक्चर है जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्लियर कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फ्लूइड है, बाहर वाला जो फैक्चर आपके फंक्शन है वो कैसा रफ का है, इसमें राइबोसोम आए हुए, राइबोसोम यहाँ अंदर राइबोसोम बन रहे, परंतु यहाँ ये क्या बनेगा प्रोटीन का आपके संश्लेषण हो जाएगा, और यहाँ प्रोटीन के बाद में क्या उनको आगे की ओर किसके पास गोल्जी बॉडी के पास में भेज दिया जाएगा। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका अपने ऊपर की ओर किसको धारण करती है राइबोसोम को, इसमें लिखा हुआ, और राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है प्रोटीन का, ये भी हमने डिस्कस कर ली।
फिर अपने पास में आती है चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। इस जालिका की सतह चिकनी होती है, बिल्कुल स्मूथ होगी, उसके कारण इसको अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। किस कारण बोलते हैं अंत्य? क्योंकि अंदर है, क्योंकि चिकनी है, इसको हम अंत्य आपकी क्या बोला जाता, चिकनी जालिका बोलते हैं। और यह जालिका काम क्या करती है कि जो आपके पास में प्रोटीन आया उस प्रोटीन को आगे किस में भेज देगी भाई, गोल्जी बॉडी के पास में भेज देगी। अब गोल्जी बॉडी होते हैं ऐसे, ये लो गोल्जी बॉडी आ गई। अगला टॉपिक कौन सा, गोल्जी बॉडी का। अब साइंटिस्ट कौन है गोल्जी बॉडी का, अगले अपने पास में है जो गोल्जी काय। अब ये गोल्जी काय बोलते हैं भाई मेरा आविष्कार किसने किया, तो लो इसका नाम दे देते हैं, एक साइंटिस्ट हुए थे कैमिलो गोल्जी। कौन हुए थे, कैमिलो गोल्जी नामक एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्हीं कैमिलो गोल्जी ने किसके बारे में बताया था, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय के बारे में बताया था। यानी कि 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी ने किसको डिस्कवर किया था, गोल्जी बॉडी को। ये एक डिस्क के समान यानी कि प्लेट टाइप की या डिस्क के समान क्या होगी, संरचना होती है, थैली के समान। इस कुंड के ऊपर छोटी छोटी जालिका नुमा विशिष्ट जालिका बनाती है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य, मैन यही फंक्शन काम आता है कि गोल्जी बॉडी का वर्क क्या होता है। अब हमने पीछे की ओर आते हैं कि यहां बना क्या, प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स के अंदर न्यूक्लियस के पास में आपके थोड़े से, देखो मैं पूरा न्यूक्लियस में नहीं घुस रहा हूं, मैं थोड़ा सा न्यूक्लियस से बाहर भी आ रहा हूं कि यहाँ नीचे इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा, जो प्रोटीन बना किसके द्वारा, चिकनी सतह के द्वारा, उस चिकनी सतह के प्रोटीन को ये क्या कर लेगा, अपनी ओर क्या कर लेता, धारित कर लेता और अपनी ओर क्या कर देता, उसको पैक कर देता है। कहने का मतलब अंतःप्रदेवी जालिका के द्वारा तैयार प्रोटीन्स का संश्लेषण कर उन्हें किसका कार्य करता है, पैकिंग का। अब पैकिंग क्यों करना, क्योंकि इसको भी आगे जवाब देना है। किसको जवाब देना, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि सबको होल्ड कौन कर रहा है, और कंट्रोलिज्म किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इसको क्या करता है, पैकिंग करता है। इसीलिए कुंड या थैली होती है जिसका बाहरी आवरण गोल आपके ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इनका ये बाहरी आवरण किसका बना होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। आगे चीज समझ में, ये आपका हो गया गोल्जी काय। अब अपने पास में अगला आता है लाइसोसोम। ये तो बहुत सिंपल है, यदि इस बात करें तो सबसे इजिएस्ट पोर्शन ही कौन है, लाइसोसोम। कौन है, लाइसोसोम। अब भाई लाइसोसोम होता क्या है, ये भी अपने को पता होना जरूरी है। देखो ये स्ट्रक्चर इसकी ऐसी होगी, बट लाइसोसोम के बारे में इतना ही याद रखना, लाइसोसोम की संरचना होती है थैलीनुमा। कैसी होगी, थैलीनुमा। सेकेंड चीज, ये जो सेल के वेस्ट ऑर्गन है, कौन है, वेस्ट ऑर्गन है, या और क्या है, क्षतिग्रस्त आपके डैमेज सेल्ड है, यानी कि कोई भी क्षतिग्रस्त भाग किसका, सेल का, इन सबको इकट्ठा करता कौन, लाइसोसोम, और बाद में ये इसको सेल से बाहर भेज देता। इसका मेन कार्य यानी कि मुख्य कार्य यही है। बट ये कार्य करते करते ये कई बार सबको भूल जाता है, लड़की के चक्कर में आप बोलते हो नहीं बोलते हो, उसी प्रकार। अब ये यहाँ पर क्या भाई, इसको थोड़ा कट कर देना। ये होता क्या है कि भाई यहाँ, और वैसे सही भी है बेटा क्योंकि पेरेंट्स को भूल जाते हैं लोग, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ क्या है कि अपने पास में ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में ये लाइसोसोम काम करते करते अपनी सेल की आइडेंटिफिकेशन भूल जाता है, और भूलने के बाद अपनी सेल को क्या कर लेता, किल कर लेता। और किल करने की वजह से होता क्या है कि वो सेल नष्ट हो जाती है, और इसीलिए इस लाइसोसोम को क्या बोला जाता, लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां, क्या बोला जाता, आत्मघाती थैलियों के नाम से, या आत्मघाती थैलियां भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि अपनी सेल को खा जाता, क्यों, अपनी आइडेंटिफिकेशन भूल जाता। मेन काम क्या, क्षतिग्रस्त भाग को, नष्ट हुई सेल को, वेस्टेज ऑर्गन को खा रहा है, सही है। परंतु जब ये अपनी सेल को खा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये सारा काम क्या कर रहा, खराब कर रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, आपके आत्मघाती थैलियां। नेक्स्ट
अपने पास में बचती है रसदानियां। बेटा रसदानी भी बिल्कुल इजी है। ये कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर एक छोटा सा गर्त बन जाता है। सिर्फ प्लांट सेल के अंदर, सुन लेना, प्लांट सेल के अंदर छोटा सा गर्त या खड्डा बन जाता है जिसको हम रसदानी या वैक्यूल कहते हैं। और इस वैक्यूल के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ जल और अपशिष्ट रहते हैं। कौन रहते हैं? जल और अपशिष्ट रहते हैं। और इसका जो बाहरी आवरण है, इस बाहरी आवरण को किस नाम से जाना जाता है? टीनोप्लास्ट। किस नाम से जाना जाता है बेटा जी? टीनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। कोशिका दर में झिल्ली द्वारा घिरी हुई भाग को क्या बोलते हैं? कहने का मतलब इसके ऊपर की ओर कौन रहेगी? झिल्ली। इस दानी में वे पदार्थ रहते हैं जो अनुपयोगी है, जैसे जल, जैसे अपशिष्ट, अनुपयोगी पदार्थ इसमें भरे रहते हैं। इसे टीनोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बाहरी आवरण होगा, वो किसका होगा? आपके जो बाहरी आवरण है उसी को हम बोलते हैं टीनोप्लास्ट, और जिसके कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? टीनोप्लास्ट। ये किसी भी कोशिका में ये अधिक क्षेत्र घेरने वाला भाग होता है, परंतु पादप कोशिका में कितने प्रतिशत भाग घेरेगा? 90% भाग घेरता, ज्यादा भाग घेरता, ज्यादा क्या करता? कवर करता है। बेटा जी हमने आधा पार्ट लगभग खत्म कर दिया। देखो हमने पहले बात की सेल की, सेल क्या है, फिर हमने बात की भाई हिस्ट्री ऑफ सेल्स, फिर हमने बात की सेल थ्योरी, फिर हमने बात की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, फिर हम आए सेल ऑर्गन के अंदर। सेल ऑर्गन कौन कौन से? पहला सेल ऑर्गन आपके पास में था कौन सा? सोचो, सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा न्यूक्लियस, उसके बाद में चौथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद में कौन है आपके पास में? लाइसोजोम, लाइसोजोम के बाद में आपके पास में कौन सा आ गया? वैक्यूल्स। अधिकतर पार्ट आगे, हाँ बड़े दो पार्ट अभी बचे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बचा हुआ और आपकी प्लेज्मिड बचा हुआ, हरित लवक जिसको बोलते हैं, आपकी कसाब, और कौन बची हुई है? पक्षमाप। नेक्स्ट क्लास सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? जो इसके दूसरे ऑर्गन है, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। बुक नहीं खत्म होगी। फर्स्ट बुक बीएससी थर्ड ईयर का जो फर्स्ट बुक है, जिसको हमने सेल बायोलॉजी नाम दिया, उसका जो फर्स्ट यूनिट है वो खत्म हो जाएगा जब सेल ऑर्गन खत्म हो जाएंगे। फिर हम दूसरा यूनिट लेंगे कौन सा? इनहेरिटेंस, या आपको बोलते हैं जेनेटिक्स वाला। 2 यूनिट करने हैं, दोनों इजी है, दोनों कर लिए तो बेटा निकल जाओगे। फिर हम वापस आएंगे किसके ऊपर? इकोलॉजी के ऊपर। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।